सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे महादेवी वर्मा द्वारा रचित पाठ मेरे बचपन के दिन, जो कि हमारे 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित है। तो पहले हम थोड़ा सा महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं। और महादेवी वर्मा जी ने जो ये पाठ लिखा, ये कब का, पाठ के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मेरे बचपन के दिन। उन्होंने अपने बचपन की बातें इस पाठ में लिखी हैं कि किस तरह से लड़कियां, जब भाई पुराने समय में लड़कियों का क्या महत्व था, क्या नहीं था, वो बताती हैं कि मेरे परिवार में मैं बहुत सालों के बाद लड़की पैदा हुई थी और जिससे मेरी दादी ने मेरा बहुत ही बड़ा जश्न मनाया था पैदा होने का। और बताती है कि उस समय किस तरह से लड़कियों को पढ़ाया जाता था और किस तरह से हिंदू और मुस्लिमों के अंदर आपसी मेलजोल था। ये बातें इस पाठ के अंदर बताई गई हैं। तो पहले हम थोड़ा सा महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था और उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी। प्रयाग विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। सन 1987 में महादेवी जी का देहांत हो गया था और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी, बहुत सी रचनाएं पशु पक्षियों के ऊपर आधारित इनकी रचनाएं हैं। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक माने जाती हैं। छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, उनमें से एक महादेवी वर्मा जी का भी नाम है। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा आदि उनके काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र, संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा को साहित्य साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा को जाता है। उनके संस्मरण और रेखाचित्रों में शोषित और पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं करुणा प्रकट होती है। उनकी भाषा शैली सरल और स्पष्ट है और शब्दों का जो चयन है वो प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। अब हम आते हैं अपने पाठ के ऊपर कि भाई पाठ के अंदर क्या है। पाठ के अंदर कि मेरे बचपन के दिन, पाठ के अंदर महादेवी जी ने अपने बचपन की उन स्मृतियों के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। एक अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये का वर्णन किया है, तो दूसरी तरफ विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों के ऊपर भी उन्होंने विचार प्रकट किए हैं। तो अब आते हैं हम पाठ पे कि मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन में लिखती हैं कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है कि जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। कहती हैं कि अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी, यानी पैदा हुई थी। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की ही नहीं थी। सुना है कि उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे, यानी मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिरदारी हुई और मुझे वह सब नहीं सहन करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई थी, तब वे
अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे कि हम इस लड़की को विदुषी बनाएंगे। विद्वान का उल्टा जो होता है विदुषी, यानी कोई ज्ञानवान पुरुष होता है तो उसको विद्वान कहा जाता है, और ज्ञानवान स्त्री होती है तो उसको विदुषी कहा जाता है। मेरे संबंध में उनके विचार बहुत ऊंचे रहे हैं, इसलिए पंचतंत्र भी मैंने पढ़ा, संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू और फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की बात नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे छिप गई। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने, मौलवी इनको उर्दू पढ़ाने आते थे, और लेखिका चारपाई के नीचे छिप जाती है। फिर उसके बाद संस्कृत के पंडित पढ़ाने आते हैं। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उनकी विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में मुझे रख लिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्ट वेस्ट कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक मेस भी था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 लड़कियां रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविताएं लिखती थी और मैं बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए, कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रिज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं, तो मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब से किसी अपराधी को पकड़ते हैं ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा। मुझे पूरे हॉस्टल में दिखा के आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई और क्रास्टवेट में एक पेड़ के नीचे, एक डाल के नीचे हम बैठकर लिखते थे। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब लड़कियां खेलती थी तब हम लोग को तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोगों ने भी उसके अंदर जाना शुरू कर दिया। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं 1917 में आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रास्टवेट से मैडम हमको साथ लेकर आती थी। हम जब कविता सुनाते थे, कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे तो कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नकाशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं आई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा 1-1, 2-2 आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा,
कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह था कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर मैं सुभद्रा जी के से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जुबेनिसा हमारे कमरे में आई। वह कोल्हापुर से आई थी। जुबेन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक कर के रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और आकाश मिल जाता था। जुबेन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उसके कुछ मराठी शब्द सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीतन बेगम। जुबेन जब इगड़े तिगड़े कर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी उसे टोके बिना न रहती थी। वाह देसी कौवा मराठी बोली। जुबेन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जुबेन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी तो वे बुंदेली में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी। तुरंत आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी कि हम एक मेस में खाती, एक प्रार्थना में खड़े होते थे। कोई विद्रोह नहीं था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि जहाँ हम रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते। उसके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उनको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से ही उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे और हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई और हमारी माँ को दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनकी ताई चाची नहीं होती हैं वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक ताई चाची पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। और उनके यहाँ हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। हमारे घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय के हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना हो। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो इस पाठ के अंदर लेखिका ने बताया है कि किस तरह से मुस्लिम परिवार के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे, आपस में एक दूसरे के घर में अच्छा आना जाना था
और अपने छात्रावास के बारे में बताया है और देश के प्रति स्वतंत्रता के आंदोलन में किस तरह से वे भाग लेती थी, इस बारे में भी उन्होंने बताया है कि उनकी भागीदारी किस तरह से होती थी और वो किस तरह से जब वो छोटी सी थी तभी से कविता लिखने लग गई थी और पहले ब्रिज भाषा में लिखनी सीखी, लेकिन बाद में जब हॉस्टल में चली जाती है तो वहाँ पर सुभद्रा जी को देखकर उन्होंने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब इसके प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।